हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे SA 260। तो SA 260 आ जाइए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए। पता है मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 essays पढ़े थे, राइट। अब हम 240 और 250। अब हम आगे पढ़ेंगे इस essay को। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं आज बता देता हूँ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होता क्या है। ऐसे 260 में हम क्या पढ़ेंगे? हम ऐसे 260 में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब आप ऑडिट करने गए तो आपको कौन से मैटर्स हैं जो कम्युनिकेट करने हैं TCWG के साथ, कब कब करने हैं, कैसे करने हैं, किस फॉर्म में करने हैं, वो ये ऐसे आपको बताएगा अच्छे से। मतलब ये ऐसे आपने पढ़ लिया तो जब भी आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी और याद हो भी जाएंगी, और फिर आपको ऑडिट करने का भी एक अलग ही मजा आएगा। देखो, पिछले ऐसे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था TCWG के बारे में, तो आज मैं TCWG के बारे में आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैंने पिछले ऐसे में क्या बताया था? मैंने कहा छोटी फर्म है तो ये याद रखो कि वहाँ का जो वो है अकाउंटेंट है, वो एक तरीके से मैनेजमेंट है, और जो बड़ा मतलब जो मालिक है वो आपका वो हो गया TCWG हो गया। मैंने छोटी कंपनी के लिए ये बताया था। ये रियल लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक बड़ी कंपनी की ओर से इन्होंने लिख रखा है, और छोटी कंपनी की ओर से क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, TCWG ये लोग कहते हैं, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है TCWG ये लोग कहते हैं डिनोट्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉर्पोरेट ट्रस्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। ये तो सर हमने कल भी पढ़ा था। क्या इसमें कोई एग्जाम्पल्स नहीं है? एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, देखो कंपनी डायरेक्टर, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। देखो, कंपनी के केस में कंपनी का डायरेक्टर समझ लो, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर समझ लो। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी समझ लो, ठीक है, लिख लो यहाँ पर कहीं पर। तो ये सब होते हैं। यहाँ पर ये आ गया बोर्ड, पार्टनर, प्रोप्राइटर, कमिटी। इन्होंने छोटी कंपनी के लिए ये लिख रखा है कि अगर छोटी कंपनी है तो हम मानेंगे कि उसी का मैनेजमेंट ही उसकी TCWG है, ठीक है। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा मानने के लिए कह दिया। देखो, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपको पेपर में ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो आगे आप बढ़ सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट का इन्होंने ये बोल रखा है कि छोटी कंपनी है तो वहाँ पर मैनेजमेंट और TCWG एक ही बंदा होगा। कौन? कंपनी का मालिक। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके TCWG बन जाएंगे। मैंने लास्ट ऐसे में आपको बोला था कि जो बड़े लोग होते हैं, CEO लेवल के लोग होते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोला था। आप गलत, मतलब वो नहीं है कि यहाँ CEO नहीं लिखा तो सर CEO नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही है। CEO आता है, उसका TCWG का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने माइंड में लेके चलना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही TCWG होते हैं। कहीं कहीं कंपनीज में क्या होता है, बोर्ड बहुत ज्यादा बिजी होता है तो वो किसी पर्सन को ऑथोराइज कर देता है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो वो ऑथोराइज कर देता है तो वो आपका TCWG बन जाता है उस टाइम के लिए। अभी आगे हम पढ़ेंगे। और मान लो बोर्ड ने CEO को अपॉइंट कर दिया कि इसको आपको सुनाना है, तो ये बिल्कुल सही केस है। देखो, मैं आपको जो पिछले एग्जाम्पल दिया था वो पुराना ऐसे समझाने के लिए दिया था और बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया था, रेलिवेंट प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जाम्पल दिया था। लेकिन इस ऐसे में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में गलत भी नहीं लिखा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे में गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो थ्योरी से थोड़ी सी डिफर करती है प्रैक्टिकल लाइफ, थोड़ी सी। मैं ये नहीं कह पूरी की पूरी करती है, थोड़ी सी करती है बस, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन विद TCWG। ये आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है। ये सच में छोड़ दो, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ऊपर आ जाओ। देखो, जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, MCQ पर्पस के लिए या फिर केस स्टडी पर्पस के लिए समझने के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आपको पता होना चाहिए MCQ और केस स्टडी के लिए, लेकिन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? देखो, to communicate clearly with those charged with governance responsibility of the auditor in relation to financial statement। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो आप अपने वो TCWG को बताओगे, अपना प्लान स्कोप बताओगे। अच्छा, प्लान स्कोप का क्या मतलब होता है कि किस तरह मैं ऑडिट को परफॉर्म करूंगा ये बताओगे। टाइमिंग बताओगे कि किस टाइमिंग पे मैं क्या चेक करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 महीने पहले आया हूं तो मैंने बताया कि मैं मतलब साल की एंडिंग के बाद बोल रहा हूँ वो जो, और मैंने कैसे बोल दिया ये एग्जांपल। देखो, जो रिटर्न का वो होता है ना लास्ट डेट, उससे 4 महीने पहले मान लो मैं ऑडिट करने आया,
मैंने सब चीज़ों की ऑडिट करी, मैंने बताया कि देखो इस महीने तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, अगले महीने मैं ये चेक करूँगा, तो मैं उसको ना TCWG को पहले ही सब कुछ बता दूंगा। इससे होगा क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना पता रहेगा कि हमें बोर्ड रिपोर्ट कब देनी है, ये बंदा ऑडिट रिपोर्ट कब तक शो कर देगा, और इसकी टाइमिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये कैसे कैसे ऑडिट करेगा, किसको कब डिस्टर्ब करेगा, तो पहले ही बता देंगे तो बोर्ड अपने हिसाब से वहां पर गाइडलाइंस और डायरेक्शन मैनेजमेंट को दे देगा। इसके बाद ऑब्टेन करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर रेलिवेंट है ऑडिट के लिए। इसके अलावा प्रोवाइड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम ऑडिट दैट आर सिग्निफिकेंट एंड ओवरसी द फ्रेम। देखो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करो कि मान लो टाइम, देखो यहाँ पर है ना वो दिखा होगा टाइमली, कहाँ था वो, टाइमली ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, पूरी ऑडिट के दौरान ही जो भी आपके पकड़ में आता जा रहा है आप TCWG को बताते जा रहे हो। जैसे आपने अगर ऑडिट करी है या नहीं करी तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मालिक जो होते हैं ना वो डेली नहीं आते कंपनी में, काफ़ी लोगों के डेली आते हैं लेकिन हम उनको डेली डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मान लो हफ्ते की एंड में या फिर अगर एक ही हफ्ते की ऑडिट है तो दिन के एंड में, ठीक है, महीनों की ऑडिट है, 3-4 महीने की ऑडिट है तो हफ्ते के एंड में हम मालिक को पकड़ते हैं और हम बोलते हैं कि देखो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली है, टाइमली बता देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी ऑडिट खत्म होने के बाद ही एक साथ सब कुछ बता रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टाइमली आप बताओगे। फिर है टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, एक टू वे कम्युनिकेशन उनके बीच और मेरे बीच एस्टेब्लिश करोगे। अच्छा, मेरा मतलब है यहाँ से, मैं मतलब एज अ ऑडिटर, ठीक है, इस पूरे ऐसे में जो मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। इसके बाद यही ऑब्जेक्टिव को रिपीट किया है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद ऑडिटर बाय द ऑडिटर, मतलब मैटर्स क्या क्या कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर। देखो इसको पढ़ने के लिए ना मैं आपको बताता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अगर पेपर में यही क्वेश्चन बन गया कि मैटर्स टू कम्युनिकेट बाय द ऑडिटर, मतलब मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG बाय द ऑडिटर अगर बन गया तो आपको थोड़ा सब कुछ लिख के आना पड़ेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर सेपरेट क्वेश्चन किसी हेडिंग के ऊपर बन गया तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, तो ये ओवरऑल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। देखो ये तो सीधी सी बात है कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं, अपनी ओपिनियन देकर आएंगे, तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये देखेगा कि ये सब कुछ TCWG को बता के आएगा कि भैया मेरा काम क्या है, मेरा काम है ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है। मेरी जो वो है कि मेरा मतलब एक रीजनेबल एश्योरेंस में देकर आऊंगा इस बात का। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को केस स्टडी के लिए मार्क कर लो। इसमें क्या है, देखो ऑडिटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने से मैनेजमेंट और TCWG अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो बैठेंगे कि भैया अब तो ऑडिट हो गई, कल को फ्रॉड मिला तो भैया अब हमें नहीं पकड़ सकते, अब तो ऑडिटर को पकड़िए क्योंकि उसने ऑडिट करी है हमारी। अरे स्टार्ट ऑडिट बस अपनी ओपिनियन देने आता है, आपके फ्रॉड्स की जिम्मेदारियां नहीं लेता है। कल को मिस स्टेटमेंट मिली, फ्रॉड्स मिले, ठीक है, कोई एरर मिली, ड्यू डिलिजेंस का चक्कर मिला तो भैया आप पकड़े जाओगे। कौन? मैनेजमेंट और TCWG। ऑडिटर का इसमें अब कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये छोड़ दो चाहे तो, ये इसमें ये लिखा है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने रिटर्न एग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर में ही बता के आ जाता है अपनी टर्म्स को, ठीक है। इसके आगे आ जाओ, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, वो उसका नेक्स्ट वाला है। इसको शॉर्ट करते हुए चलो, इतना बड़ा नहीं पढ़ना, इसमें बस मैं इतना बता देता हूँ, इसको पढ़ने की वजह से ज़रूरत नहीं है। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का मतलब है आपको ना एक मतलब वही अभी हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में भी कवर हो गया था, तो ये मतलब ये आएगा भी नहीं वैसे। देखो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट का मतलब है हम क्या बता के आएंगे, अपना स्कोप बता के आएंगे, मतलब किस टाइम पर हम क्या चेक करेंगे वो बताना है और टाइमिंग बतानी है अपनी, बस इसमें और कुछ नहीं है। अगर रीड करना चाहो तो हल्का सा रीड कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेपरेट क्वेश्चन पेपर में लग सकता है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट क्या है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो बताकर आएगा द ऑडिटर व्यूज अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स। क्या कह रहा है ये, तो आपको ऑडिटर में
मतलब आप ऑडिट जब करने गए हो तो आपको मतलब टीसीडब्ल्यूजी को ये बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स के लिए जो कंपनी ने किए वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी उससे, टीसीडब्ल्यूजी से। Where applicable, when applicable, auditor shall explain to TCWG with governance why audit consider a significant accounting practice. इसकी significant बताना पड़ेगा और acceptable under the applicable financial reporting framework, नॉट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी। देखो इसको लर्न कर लो, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक है भी नहीं। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि आप एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के आ रहे हो, आप उसको ये बता के आ रहे हो कि भैया देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ये सब फॉलो करना। मतलब आप है ना एक तरीके से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी प्रिंसिपल्स और वो जो उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है इसकी इंपॉर्टेंस बता के आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आपको फाइंड हुई ऑडिट में, मान लो आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मिली, एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई ऑडिट करते करते, तो वो भी आपको बताना है। अब पेपर में ना इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन लग सकता है, मार्क कर लो इसको। मतलब ये तो था ही टॉपिक, ये सेपरेट क्वेश्चन वाला, ये वाला, ये इस पे तो सेपरेट क्वेश्चन, इसके भी पॉइंट के अंदर भी सिग्निफिकेंट इस पे डिफिकल्टीज पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक ही लाइन लिखी है तो इसमें सेपरेट क्वेश्चन आ गया, तो क्या आंसर दे? नीचे आ जाओ, ये देखो दे रखा है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर एज significant delays by the management, the unavailability of entity personnel or an unwillingness of the management to provide information necessary for the auditor to perform the audit procedure। क्या हुआ, आपको मैनेजमेंट ने डिले कर दिया कोई चीज़ देने के लिए, या फिर कोई पर्सन है वही अवेलेबल नहीं है। जैसे आप टीसीडब्ल्यूजी हो, आपने मुझे कहा कि आपको है ना ये पर्सन अवेलेबल हो जाएगा एक हफ्ते बाद, वो एक हफ्ते बाद आया ही नहीं, भैया मेरी फालतू में डिले हो रहा है मेरे को ऑडिट करने में, ठीक है। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफिकल्टी मुझे फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम विच कंप्लीट द, अगर मुझे बहुत कम टाइम मिला है ऑडिट करने के लिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड, ये मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं ऑडिट करते हुए। एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। मेरे को ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं रहा है। जैसे मान लो कोई थर्ड पार्टी से बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा जो कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैंने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया, मैनेजमेंट कह रहा है मेरी तो उससे बनती नहीं है, उसके अकाउंटेंट से, तो मैं नहीं बात कर रहा। लेकिन देना चाहिए, देखो देना चाहिए और देगी भी सामने वाली कंपनी, लेकिन इधर अकाउंटेंट की नहीं बनती, तो भैया इसमें मेरा क्या कलेश है? मेरी ऑडिट में तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, कोई एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ही अनअवेलेबल है, कंपनी के पास मिल ही नहीं रही इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट ने ही मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन, देख ले तू क्या करता है। मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक एक्सटेंड ऑफ इट्स असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न व्हेन रिक्वेस्टेड। इसका क्या मतलब है? मतलब मैनेजमेंट की हरकतों से देख के मुझे लग रहा है कि भैया ये लोग मतलब गोइंग कंसर्न तो नहीं कर पाएंगे, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कंपनी को सर्वाइव भी करवा पाएंगे। तो ऐसी कुछ डिफिकल्टीज अगर मिलती हैं मुझे तो ऊपर आ जाओ, तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को बता के आऊंगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अनलेस ऑल दोज चार्ज विद गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द एंटिटी। इसका क्या मतलब है? देखो इसको, इस लाइन को बाद में पढ़ना, मैं इसका मतलब बताऊंगा, इसको मार्क कर लो स्टार, क्योंकि ये ना समझ नहीं आता बच्चों को, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, पहले ये पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट आर डिस्कस्ड सब्जेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग द मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग। देखो ये कह रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि मैंने अपना मैनेजमेंट को बताया, अगर इंपॉर्टेंट मैटर है तो वो तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को भी बताऊंगा, वो भी मेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी, ठीक है। और ऐसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोई है जो हमने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट से, तो वो भी हमारी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का ही पार्ट है, तो ये भी मैं टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा। अब ये लाइन पढ़ो, अनलेस ऑल दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटीज। मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पर अनलेस का मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है? यहाँ पर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट नहीं है, मतलब ये
सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट नहीं है, मतलब TCWG मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट से अगर हमने ये बातें करी तो आप TCWG को भी बताओगे क्योंकि आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है। अगर TCWG मैनेजमेंट है तो ये दोनों चीज़ें, तो अगर आपने मैनेजमेंट को बताई TCWG को बताई तो बात तो एक ही बराबर है ना। आप दो दो बार थोड़ी ना बताओगे। इस ऐसे में एक चीज़ और होती है, अगर मैनेजमेंट और TCWG एक ही बंदा है, ठीक है, छोटी कंपनी है, एक ही बंदा है, मालिक ही मैनेजमेंट है, मालिक ही TCWG है, तो आप ये नहीं करोगे कि भैया देखो मैंने मालिक को बात बता दी एज अ मैनेजमेंट, अब कल को मैं जा रहा हूँ कि चलो एक मीटिंग कर लेते हैं TCW, क्योंकि हमारे ऑडिट में लिखा था कि पहले मैनेजमेंट को बताओगे फिर TCWG को बताओगे, तो मालिक मालिक दोबारा से बैठो, मैं आपको दोबारा से वही बातें सुनाऊंगा जो कल मैंने सुनाई थी आपको। तो ऐसा ये बेवकूफियां नहीं करनी है। अगर TCWG और मैनेजमेंट सेम है तो ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे, और TCWG और मैनेजमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब नॉर्मल केस है, तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ये कहना चाहता था। इसके बाद आता है सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी। ठीक है, अगर आपका फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको वो भी आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बन जाएंगी। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर वो भी आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बन जाएंगे अगर आपके प्रोफेशनल जजमेंट्स पे वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये पॉइंट नहीं, ये छोड़ सकते हो, ठीक है, ये पेपर में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। यहाँ पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन लगता है। क्या है ये? सर्कमस्टांसेस इन विच, इस पे ना क्वेश्चन लिख दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स क्या होते हैं? मतलब जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं उसको कोई चीज अफेक्ट कर रही है, तो वो क्या क्या मैटर्स हैं ऐसे। ठीक है, सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड और मे अदरवाइज कंसिडर इज नेसेसरी टू इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द एसे एंड फॉर विच कम्युनिकेशन दोज चार्ज विद गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड इंक्लूड व्हेन। तो एक तो ये हेडिंग हो जाएगी और एक हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों हेडिंग्स अपने दिमाग में याद रखना। और अब आ जाओ तुम लोग इस पर, क्या नाम है इसके टेक्स्ट पर, क्या कह रहा है ये? ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट इन ऐसे 705 अ मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। देखो आपको 570, जो 570 ऐसे गोइंग कंसर्न की बात करता है। अगर आपको गोइंग कंसर्न में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भैया ये मेरे को नहीं लगता कि आने वाले सालों में ये कंपनी टिक पाएगी, तो आप मॉडिफाई कर दो अपनी ओपिनियन, मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन कि मेरे को नहीं लगता। वहां पर है ना गोइंग कंसर्न का पैरा भी होता है। अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हो तो एक ऑडिट रिपोर्ट आप भी डाउनलोड करो, लाइंस की कर लो, किसी की भी पढ़ लो, वहां पर देखो गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ, वैसे डाला तो नहीं, उन्होंने तो नहीं डाला होगा, लेकिन गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ में एक लाइन लिख देंगे वो कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये फ्यूचर में गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा आ जाओ, की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद 701। अगर आपको लगता है कि कोई मतलब की ऑडिट मैटर है तो एज पर 701 वो कम्युनिकेट करेंगे आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, जो कि आपका ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनता है। इसके अलावा ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड इम्पेसेस ऑफ EOM पैरा या OM पैरा। अगर 706 में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी अपने ऑडिटर अपनी उसमें डालेगा, क्या नाम है, ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा। इन सब के बारे में ना वैसे 700 सीरीज में पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी ये मॉडिफाई ये सब तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया है कि कब मॉडिफाई करते हैं, उसमें एडवर्स कब जाती है, क्वालिफाइड कब जाती है, डिस्क्लेमर कब जाता है। आई होप आपको याद होगा। तो ऑडिटर अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके इसको डिटेल में इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ऐसे 705 में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आ जाओ, वैसे मैंने बता दिया था सब कुछ। ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज अ अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इन ऐसे कोई मतलब ऐसी मतलब देखो 720 में वो मिसस्टेटमेंट्स आती हैं जो कि अनकरेक्टेड रह गई। मैंने तो बता दिया था लेकिन इन्होंने करेक्ट ही नहीं करी, तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिख कर आऊँगा कि भैया ये वाली है जो अनकरेक्टेड रह गई। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड कर लेना। कम्युनिकेशन विद ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। देखो लिस्टेड एंटिटीज में क्या होता है ना, ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंस भी बतानी पड़ती है। ये एक तरीके की एथिकल रिक्वायरमेंट है कि मैं मतलब बता के आऊँगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब इंडिपेंडेंसी मेरी है, मैं मेरा कोई भी रिश्ता इस नई कंपनी के जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके साथ नहीं है, जिससे कि एलिमिनेट होगा थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो बताना पड़ता है। इसको मत पढ़ो, ये मैं बस बता रहा हूँ इसका मीनिंग, क्योंकि ये पेपर का ऐसा कोई आएगा नहीं। इसके बाद आ जाओ कम्युनिकेशन प्रोसेस में।
ये पढ़ सकते हो। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, फॉर्म बताएगा, टाइमिंग बताएगा, एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन बताएगा। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। देखो जो भी हमने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो सब कुछ राइटिंग में बताकर आएगा, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो। एंड इन द ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट, अगर ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट, अगर आपको लग रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है तो अपनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आप सारी राइटिंग में बता के आओ, ठीक है। Written communication need not be including all matters that arouse during the course of audit. The auditor shall communicate in writing with those charged with governance regarding the audit independence when required in the case of listed entity. लेकिन listed entity के केस में जब आप अपनी इंडिपेंडेंस बता के आ रहे हो ना, वो तो आप अपनी राइटिंग में बताओगे ही बताओगे, वरना हर चीज़ राइटिंग में बताने की जरूरत नहीं है। अगर ओरल बता सकते हो तो ओरल बता दो, ओरल नहीं बता सकते हो तो आप राइटिंग में बता दो। तो इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर सकते हो, जो मैंने अभी मार्क करवाया था ना वो ये लाइन करो। द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड इन लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, ये वाला मार्क कर लो। इसके बाद है ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन टाइमली बेसिस, ये तो बता ही दिया मैंने। ये सारा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक 2 वे कम्युनिकेशन ऑडिटर बना के रखता है उसके साथ, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, ठीक है। इट इज ये भी पढ़ लो। if it has not, the auditor has evaluated the effect, if any, the auditor assessment of risk of material misstatement and ability to obtain sufficient appropriate audit evidence and shall take appropriate action, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ थी कि ऑडिटर को ऐसा कुछ मिलता है तो वो देख लेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, व्हेन, डॉक्यूमेंटेशन भी पेपर का पार्ट नहीं है, इसको भी बस रीड में डाल दो। व्हेन मैटर्स रिक्वायर्ड इन ऐसे 260 भी कम्युनिकेटेड विद कम्युनिकेटेड ओरली, अगर आपने कोई ओरली बात करी है तो भैया इसको ना आपने, आप तो कम से कम, ऑडिटर तो कम से कम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिख दे। पता है मेरी एक दोस्त है, बिग 4 में काम करती है, ईवाई में, उसके मैनेजर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उसको कि सुनो बेटा, जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट नहीं करी ना, मेरे हिसाब से वो चीज़ आपने करी ही नहीं है, मतलब वो काम किया ही नहीं है। और ये बात सच है। देखो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन क्या करना, ठीक है मैंने बना तो दी ऑडिट रिपोर्ट, बन तो गया सब कुछ, हो तो गया सब कुछ, यार डॉक्यूमेंटेशन होगा ना तो कल को कुछ भी पकड़ा गया तो आप अपने पेपर्स देख के बता सकते हो कि देखो ये मेरे वर्किंग पेपर से मैंने ये चीज़ लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हर चीज़ का। मैंने क्या TCWG से बात करी, ओरली क्या बात करी, रिटर्न क्या बात करी, उन्होंने क्या एक्शन लिया उस पर, ये सब कुछ आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यू आर ए ह्यूमन बीइंग यार। हर एक छोटी छोटी चीज़ करोगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो काम करोगे ऑडिट पे, आपको क्या सारी फिगर्स याद रहेंगी क्या? तो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको कम्युनिकेट करना, जो भी आपने कम्युनिकेशन करी है। व्हेन कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन इन द पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने राइटिंग में करा है तो उसकी कॉपी रख लो। जैसे आपने कोई मेल भेजी है तो उसकी कॉपी अपने पास रख ली, सॉफ्ट कॉपी रख ली, हार्ड कॉपी रख ली, वो आपकी मर्जी है। आपने राइटिंग में लेटर तो लिखोगे नहीं, ऑब्वियसली मेल ही करोगे, अब तो सब कुछ ऑफिशियली तो देखो मेल ही होता है। तो अगर आपने मेल किया है तो आप उसकी कॉपी हमेशा अपने पास सेव करके ड्राफ्ट में रखिए, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ये छोड़ दो। अच्छा नेक्स्ट ऐसे, ठीक है, इसी के साथ ये ऐसे खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐसे पे।